So good afternoon friends. So now I will discuss question number 45 में डिस्कस करने जा रहा हूँ कि 45 कैसे निकालेंगे। इस इम्पेडेंस ऑफ लाइन पूछ रहा है, ये बस एडमिटेंस मैट्रिक्स दिया हुआ है सिस्टम का। याद रखना एडमिटेंस दिया हुआ है, ठीक है, और पूछ क्या रहा है इम्पेडेंस। एडमिटेंस दिया हुआ है, वाई मैट्रिक्स दी हुई है और आपसे पूछ रहा है कि भैया इसका हमारा इम्पेडेंस बताओ बस 2 और 3 के बीच में। तो इससे पहले मैं एक आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना चाहूँगा। हाँ, तो ये देखिए ये एग्जाम्पल है। ये सब सिंपल का एग्जाम्पल ये है कि भाई हमारे पास क्या है कि हमारे पास क्या है, एक बस ये है, एक बस ये है और एक बस ये है, 3 बस है। इन तीनों जैसे कि, और इसका जो ये है ये ग्राउंड है। यहाँ पर जो एलिमेंट है ये y11 कहते हैं जनरली इसको हम। ये y1 है, y11 क्योंकि हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया। ये y1 है, इसका शंट शंट एडमिटेंस जो कि कनेक्टेड है बस 1 से और ग्राउंड से। इसी तरीके से बस 2 है ये, और ये है बस 3। ये बस आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि आप एकदम सिंपल भाषा में समझे तो ये समझ लीजिए कि दो सब स्टेशन है। जैसे हमारा सब आपका कोई सिटी 1 होगा, सिटी 1 में सब स्टेशन होगा कहीं पावर सिस्टम का। ये सिटी 2 है, ये सिटी 3 है, ठीक है। तो जिस तरह से अगर आपको पता हो कि शंट कैपेसिटर लगाते हैं हम पावर को सप्लाई करने के लिए पीक लोड डिमांड पे, उसी तरीके से ये एक शंट कैपेसिटेंस जैसा काम कर रहा है। ये भी शंट कैपेसिटेंस जैसा काम कर रहा है, और बीच में हम सीरीज कैपेसिटेंस लगाते हैं तो वो इस तरह से काम कर रहा है। आपको जस्ट ये एग्जांपल बता रहा हूँ कि आपको कैसे अज्यूम करना है। ये तीनों चीज़ जो आप ये लिखा हुआ है, आप प्रैक्टिकली कैसे इसको अज्यूम करेंगे। ऐसे अज्यूम करेंगे कि भाई हमारा एक सब स्टेशन ये है, दूसरा सब स्टेशन ये है और तीसरा सब स्टेशन ये है। ये सब जो तीनों जो दोनों लगे हुए हैं, ये क्या लगे हुए हैं, ये शंट कैपेसिटर लगे हुए हैं, और ये जो ये लगा हुआ है ये सीरीज कैपेसिटर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब देखो इसके लिए हम जो हम वाई, इसके लिए हम क्या करना पड़ता है, हमको कैलकुलेशन करना पड़ता है। कैलकुलेशन क्यों करना पड़ता है कि यार कल को कोई फॉल्ट है या कुछ दिक्कत है तो हम कैसे निकालेंगे या कैसे सॉल्व करेंगे। उसके लिए क्या करते हैं, हम एक वाई मैट्रिक्स बनाते हैं। वाई मैट्रिक्स बनाते हैं तो वाई मैट्रिक्स का कंसेप्ट ये होता है कि वाई मैट्रिक्स का जो पहला एलिमेंट होता है ये होता है 1 1 1 2 1 3। मतलब कि जब भी आप यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे, यहाँ का मतलब होता है कि बस 1 से जो भी एडमिटेंस कनेक्टेड है उसके बारे में हमको तुमको बताओ। जो भी कनेक्टेड है मतलब y1 कनेक्टेड है और y a कनेक्टेड है, और तो कनेक्टेड है नहीं, तो इसलिए y1 प्लस y a के बराबर कर देगा। अच्छा, यहाँ का मतलब यहाँ वाला एलिमेंट भरेगा, मतलब इसका मतलब क्या समझते हो कि भाई इसका मतलब ये हुआ कि बस नंबर 1 और बस नंबर 2 के बीच में जो एलिमेंट कनेक्टेड है उसके बारे में तुमको बताओ, ठीक है। बस नंबर 1 और बस नंबर 2 के बीच में जो एलिमेंट हमारा कनेक्टेड है उसके बारे में तुमको बताओ, तो ये विद माइनस साइन बाई ए आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से बस नंबर 1 और बस नंबर 3 के बीच में कोई भी एडमिटेंस नहीं दिया हुआ है, इसलिए तुम उसको जीरो पुट करोगे, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि भाई y21 अगर पूछेगा, y21 का मतलब क्या हुआ कि भाई बस 2 और बस 1 के बीच में जो भी एडमिटेंस कनेक्टेड है उसको विद माइनस साइन रिप्रेजेंट करो। इसी तरह से बस टू से जितना भी एडमिटेंस कनेक्टेड है किसी भी बस से, या किसी भी बस से कनेक्टेड है, या किसी भी दूसरे बस से कनेक्टेड है, या ग्राउंड से कनेक्टेड है, सबके बारे में बताओ। तो इसको देखो ऐसे लिखोगे, वाई ए कनेक्टेड है एक तो बस 1 से, और बस 3 से कनेक्टेड है तो वाई ए प्लस वाई बी। अब इसी तरीके से 2 और 3, बस 2 और 3 के बीच में जो भी एडमिटेंस है वो हमको उसके बारे में बताओ, उसको हम विद माइनस साइन लिखते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से 3 और 1 की, यहाँ कौन बताएगा, बस नंबर 3 और 1 के बीच में जो भी कनेक्शन है उसके बारे में बताओ, तो यहाँ पे सिंपल जीरो। तो सिमिलरली ऐसे एक्सप्लेन किया गया। तो इस क्वेश्चन क्या किया पूछा गया है कि भाई ये एडमिटेंस तुमको बस मैट्रिक्स बना के दे दिया है, अब पूछ रहा है कि इंपिडेंस ऑफ ए लाइन बताओ बिटवीन बस 2 एंड 3। तो भाई हमने तुमको अभी भी बताया कि ये वाला एलिमेंट जो है ये क्या है, बस नंबर 1 पे टोटल एडमिटेंस जो कनेक्टेड है उसका समीशन। ये वाला क्या है, 1 और 2 के बीच में जो भी एडमिटेंस कनेक्टेड है। ये वाला क्या है, बस नंबर 1 और बस नंबर 3 के बीच में जो भी कनेक्टेड है उसका है। ये वाला क्या है, बस नंबर 2 और बस नंबर 1 के साथ जो जो कनेक्टेड है ना। बस नंबर टू मतलब बस नंबर, मतलब बस जितने भी एडमिटेंस कनेक्टेड है बस नंबर टू के साथ उसका उसका समीशन यहाँ दिया हुआ है। इसी तरह से बस नंबर 2 और 3 के बीच में यहाँ क्या था, माइनस वाई भी था। तो यहाँ पर वाई बी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 10 के बराबर हो जाएगी। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है कि भैया इंपेडेंस बताओ। तो इंपेडेंस क्या होता है, 1/y हो गया, देखो बाई टू टी की वाली जो हो जाएगी वो विद माइनस साइन लगता है। अभी भी मैंने बताया कि इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो विद माइनस माइनस वाई बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, y23 जो हो जाएगा विद माइनस साइन माइनस जे टेन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब तुम जेड निकालने जाओगे, यहाँ पे जब तुम जेड निकालने जाओगे तो ये 1/10 कर बराबर करोगे, 1/10 के बराबर करोगे, यहाँ पे प्लस होगा ये, क्योंकि यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, ठीक है। 1/10 के बराबर करोगे, जब 1/10 के बराबर करोगे तो ये 0.1 आएगा। याद रखना क्वेश्चन में एडमिटेंस दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स में एडमिटेंस भरा होता है, और पूछ क्या रहा है, इम्पिडेंस पूछ रहा है, ठीक है। तो y23 की वैल्यू 10 के बराबर क्यों आई, क्योंकि ये है y23 एलिमेंट
सेकेंड बस और थर्ड बस के बीच का जो इम्पीडेंस है, जो रिएक्टेंस है, वो हमको बताओ। देखो सेकेंड बस और थर्ड बस के बीच में जो भी एडमिटेंस कनेक्टेड है उसके बारे में बताओ, तो उसके बारे में ये बताया गया कि ये वाई बी है ना। तो बस यहाँ से कंसेप्ट हो, तो बस इम्पीडेंस निकाला गया। इम्पीडेंस क्या होता है, जेड 1/z के बराबर होता है। तो 1/z जब तुम निकालोगे तो ये 0.1 जे 0.1 के बराबर आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 46। अब 46 का क्या है, 46 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्री फेज। फॉर अ थ्री फेज फुल वेव रेक्टिफायर के लिए वो निकालो रिपल फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो भाई एक कंसेप्ट जो है, कंसेप्ट का एक वो है कि एक चीज़ आपको एकदम याद रखनी है, और वो चीज़ ये है कि रिपल फ्रीक्वेंसी जो होती है, रिपल फ्रीक्वेंसी, रिपल फ्रीक्वेंसी जो होती है एसी साइड वो क्या होती है, एम के प्लस माइनस वन, और डीसी साइड में जो होती है वो एम के प्लस एम के होती है। मतलब किसी भी रेक्टिफायर में आप क्या देते हैं, एसी सप्लाई हम इनपुट देते हैं और आउटपुट डीसी आता है ना। तो इनपुट साइड जो फ्रीक्वेंसी, जो रिपल फ्रीक्वेंसी होती है वो कुछ इस फॉर्म की होती है, एम के प्लस वन, एम इज नथिंग बट नंबर ऑफ पल्सेस। ठीक है, तो और ये डीसी साइड में जो रिपल फ्रीक्वेंसी होती है वो एम के होती है। ठीक है, के इज नथिंग बट ऑर्डर, जो कि इसकी वैल्यू के 1 2 3 4 इंटीजर वैल्यू कंसिडर करते हैं। एम इज नथिंग बट नंबर ऑफ पल्सेस। अच्छा, तो एक बात बताओ कि यार थ्री फेज अगर फुल वेव रेक्टिफायर है तो नंबर ऑफ पल्सेस कितना होगा। नंबर ऑफ पल्सेस का मतलब क्या कि आउटपुट हमारा वेवफॉर्म जो बनता है वो कुछ इस तरह से बताएगा, वो 3 4 5 6, 6 पल्स, 6 पल्स। इसका मतलब एम को 6 पुट करना है तुमको। ठीक है, अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई रिपल फ्रीक्वेंसी निकलना है किस साइड, एट द रेशियो ऑफ आउटपुट फ्रीक्वेंसी रिपल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई विल बी गिवन एज 6। या ये 6 क्यों दिया गया है, इसलिए दिया गया कि आपको ये सिंपल याद रखना है कि इसका जो ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑर्डर ऑफ वो होगा, ऑर्डर ऑफ रिपल फ्रीक्वेंसी जो होगा वो एसी साइड का पूछ रहा है, डीसी साइड का पूछ रहा है, डीसी साइड का पूछ रहा है। और आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज मतलब डीसी साइड। तो डीसी साइड का जो होता है रिपल फ्रीक्वेंसी वो एम के होता है। एम इज नथिंग नंबर ऑफ पल्स और के इज द वन टू इंटीजर, सिंपल इंटीजर। सो एम, एम के, सो के इक्वल टू 1 पुट किया गया। एम जो है फॉर अ थ्री पे 6 होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 6 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, ठीक। अब आता है क्वेश्चन नंबर 47। 47 एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एक इंडक्शन उसका क्वेश्चन है। हाँ, डीसी का क्वेश्चन है ये। डीसी द स्पीड ऑफ द मोटर विद टेक कंसेप्ट है, डीसी का क्वेश्चन है, डीसी मोटर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कंसेप्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डीसी सीरीज मोटर लिखा हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47 है जो है। क्वेश्चन नंबर 47 ये है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से, मैं इसके पहले कंसेप्ट समझाना चाहूंगा कि यार डीसी मोटर की खासियत क्या होती है ना। देखो आमतौर पे हम ये पढ़ते हैं कि टॉर्क प्रोपोर्शनल होता है किससे, फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होता है और आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन डीसी सीरीज मोटर का क्या होता है कि भाई जो आर्मेचर करंट है हमारा, यही जो है प्रोड्यूस कर रहा होता है क्या, फ्लक्स। ठीक, इसीलिए डीसी सीरीज मोटर के केस में टॉर्क की जो वैल्यू होती है ये प्रोपोर्शनल हो जाती है आई ए स्क्वायर के। ऐसा इसलिए क्योंकि जो फ्लक्स है ये किसके वजह से है, ये भी आर्मेचर करंट आई ए की वजह से ही है। तो टॉर्क प्रोपोर्शनल हो जाता है आई ए स्क्वायर के। अब इसी तरीके से बैक ईएमएफ जो होता है, बैक ईएमएफ जो होता है ये प्रोपोर्शनल होता है एन इंटू फ्लक्स के, एन इंटू फ्लक्स से प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब भैया डीसी मोटर में फ्लक्स जो होता है वो किसकी वजह से आता है, आर्मेचर करंट की वजह से आता है। क्योंकि आर्मेचर जो है वो, ये आर्मेचर जो है, ये फ्लक्स, ये जो कॉयल है सीरीज कॉयल, ये सीरीज कॉयल, ये सीरीज कहते हैं, ये सीरीज कॉयल है, ये आर्मेचर रेजर, ये सीरीज कॉयल आर्मेचर से सीरीज में कनेक्टेड है। इसलिए आई ए मतलब फ्लक्स जो होता है वो प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, आई ए के। तो बैक ईएमएफ प्रोपोर्शनल, यहाँ फ्लक्स से हम रिप्लेस करते थे किससे, स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है, और यहाँ पे आई ए आ जाता है। ठीक है, आइए आ जाता है। अच्छा, तो बस यही यहाँ पे लिखा गया कि भाई बैक ईएमएफ प्रोपोर्शनल होता है एन इंटू फ्लक्स के। लेकिन सीरीज मोटर केस में फ्लक्स जो प्रोड्यूस कर रहा होता है वो आर्मेचर करंट प्रोड्यूस कर रहा होता है, इसलिए ये सिंपली आईए के प्रोपोर्शनल हो जाता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यार ये डीसी सीरीज मोटर है, सीरीज मोटर है, तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा कि इसका आप इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएं। ये डायग्राम होता है किसी भी मोटर का। ठीक है, अब बारी आती है यार, यहाँ पे ब्रश भी दिया हुआ है, ब्रश रेजिस्टेंस ड्रॉप भी दिया हुआ है, ब्रश ड्रॉप। तो ब्रश ड्रॉप हमेशा माइनस किया जाता है किस केस में, मोटर के केस में। अगर जनरेटर केस होता तो ये प्लस हो जाता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझिए। भाई अगर ये डीसी सीरीज मोटर है, मोटर है, इसका मतलब यहाँ पर सप्लाई लगा होगा और यहाँ से करंट आ रही होगी, इसलिए करंट यहाँ पर जो है, यहाँ पर सप्लाई लगा होता है, कोई भी डीसी सप्लाई आप देखिए, और अंदर जो है वो करंट जाएगी। तो यहाँ पे जो बैक ईएमएफ की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर सिंपल आप केबल लगाइए। जो वी दिया हुआ है वो 250 दिया हुआ है, वो 250 220 दिया हुआ है। हाँ, देखो ये 220 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो 220 माइनस ब्रश का जो ड्रॉप है उसको माइनस कर रहे हैं, माइनस आर्मेचर करंट 80 दिया हुआ है, मोटर 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 टेक्स 80 एम्पियर। आर्मेचर करंट 80 दिया हुआ है और ये सीरीज रेजिस्टेंस है और ये आर्मेचर
ये सीरीज रेजिस्टेंस है, ये सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस है, और ये आर्मेचर फील्ड रेजिस्टेंस है ना। तो दोनों को ऐड किया गया तो ये आया, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग N1 कितना था, 600 था। मतलब जब भी हमारा मोटर का आर्मेचर करंट 80 एम्पियर था, उस टाइम हमारा स्पीड जो था वो 600 था। ठीक है, तो भाई हमने लिख दिया यहाँ पर, हमने यहाँ पे बैक ईएमएफ निकाला, बैक ईएमएफ निकाला तो ईबी वन कितना है, 235 है। मतलब जब आर्मेचर करंट 80 के बराबर था और स्पीड जो था वो 600 के बराबर था, आर्मेचर करंट 80 के बराबर था, स्पीड 600 के बराबर था, तो उसके करस्पॉन्डिंग बैक ईएमएफ कितना आ रहा था, 235 आ रहा था। कैसे निकाले, ऐसे निकाले, यहाँ माइनस क्यों किए, माइनस क्यों किए, क्योंकि ये एक मोटर है। ठीक है, मोटर में हमेशा माइनस होता है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि भैया हमारा, तो मोटर इतना करंट ले रहा है तो स्पीड बताओ, ऐसे कौन सी स्पीड पे इतना करंट लेगा। तो इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए यही करोगे कि फिर यही ईबी टू निकालोगे, ईबी टू निकालोगे। तो वो भाई आर्मेचर, नहीं आर्मेचर रेजिस्टेंस बदला है, नहीं सीरीज रेजिस्टेंस बदला है, तो फिर वही 250 जो कि वोल्टेज दिया हुआ था ना, फिर 250 माइनस 3 ब्रश रेजिस्टेंस ऑफ माइनस 100 एम्पियर के करस्पॉन्डिंग बैक ईएमएफ निकाले। भैया बैक ईएमएफ हमारा 232 आ गया, स्पीड हमसे पूछ रहा है और आर्मेचर करंट कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब ये सिंपल कंसेप्ट हो गया कि भाई एकदम देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि 80 एम्पियर करंट है, स्पीड इतना है, करंट अगर इतना हो जाए तो स्पीड कितना होगा। तो भाई करंट का स्पीड का कोई रिलेशन नहीं होता, रिलेशन होता है वाया बैक ईएमएफ। तो बैक ईएमएफ हमने निकाला, तो हमने ये बोला कि भाई बैक ईएमएफ इतना है जब स्पीड इतना है, करंट इतना है। बैक ईएमएफ इतना आया 100 एम्पियर के करस्पॉन्डिंग, तो इससे स्पीड कितना निकालोगे। तो सिंपल क्या होगा, डीसी सीरीज मोटर में आई ई इज प्रोपोर्शनल टू आई एन टू एन, ई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट आई एन टू एन, तो ई टू इज अपॉन ई वन इक्वल टू, यहाँ से सिंपल कैलकुलेशन से आप एन टू निकाल लेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, यही ध्यान देना रहता है। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ कि यार ब्रश रेजिस्टेंस जब दिया होगा तो उसको लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो कैलकुलेशन अरे रह जाएगा। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में अगर आप बेटा पूछता है तो आपको दिक्कत कर जाओगे, इसलिए जो है ध्यान देना कि ब्रश सिस्टम लिया है कि नहीं लिया है। और दूसरी चीज ये है कि ये ध्यान देना कि ये मोटर है कि जनरेटर है। बाकी ये देखो सिंपल कंसेप्ट है कि यार ई टू अपन ई वन इक्वल टू आई टू एन टू अपन आई वन एन वन। यहाँ से सिंपल एन टू का एक्सप्रेशन, एन टू चाहिए था हमें क्योंकि एन टू ही पूछ रहा था कि स्पीड क्या होगी जब मोटर इतना करंट ले रहा है, तो एन टू हमने निकाला जो कि ये है। ठीक है, बाकी बस दिस जस्ट फॉर द कंसेप्ट। सो कंसेप्ट इज फॉर अ डीसी सीरीज मोटर, पहले सबसे पहले आप क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि जैसे कि ये डीसी सीरीज मोटर है तो डायग्राम कैसे बनेंगे, डायग्राम ऐसे बनेगा कि भाई ये सीरीज कॉइल हो गया, ये हमारा सप्लाई, जो वोल्टेज हम सप्लाई इनपुट पे दे रहे हैं ये सप्लाई हो गया, और ये हमारा आर्मेचर हो गया, और ये मतलब ये हमारा आर्मेचर रेजिस्टेंस हो गया, ये हो गया हमारा आर ए, ये हो गया हमारा सीरीज रेजिस्टेंस, और ये हो गया बैक ईएमएफ जो ये जनरेट करेगा। ठीक है, ये यहाँ से निकालना है क्योंकि ये मोटर है इसलिए करंट लेगी। ठीक, सो राइट आंसर फॉर दिस इज 474। ठीक है, 474 ऑलमोस्ट आ रहा है। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर ये। अच्छा, अब आता है क्वेश्चन नंबर 48। 48 में क्या है, आई थिंक आई विल एक्सप्लेन इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।